हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमें धर्मवीर भारती जी एक सुंदर से हिल स्टेशन पर ले जा रहे हैं। कसौनी उत्तराखंड का एक सुंदर सा हिल स्टेशन है, आप सबको पता ही होगा। और इस यात्रा विवरण में हम भी उनके साथ वहां पहुंच रहे हैं। और इसका शीर्षक भी देखिए कैसा अजीबोगरीब है, ठेले पर हिमालय। अब शीर्षक सुनकर ही आपको लगेगा ये क्या अजीब शीर्षक है, ठेले पर भला हिमालय भी हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें भारती जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, लेखक धर्मवीर भारती जी काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनकी कनुप्रिया काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, उस पर फिल्म बन चुका है और कई पुरस्कारों से वे सम्मानित हैं। और ऐसे धर्मवीर भारती जी की यात्रा विवरण ठेले पर हिमालय का हम आस्वादन करेंगे। ओके, ठेले पर हिमालय खास दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अब देखिए, ये शीर्षक मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस बैठे बिठाए मिल गया। कैसे मिला? अभी कल की बात है। एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। अभी कल की बात है, मैं अपने एक मित्र के साथ, वो भी एक नॉवलिस्ट हैं और मेरे लिए गुरु के समान हैं, हम दोनों पान की दुकान पर खड़े थे कि अचानक एक ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए एक बर्फ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। उठती हुई भाप में खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। अब जो मेरे मित्र थे, जो मेरे साथ पान की दुकान पर खड़े थे, वो अल्मोड़ा से थे। अल्मोड़ा भी एक हिल स्टेशन है। तो उन्हें ये बर्फ देखकर अचानक अपना गांव याद आया और वे उस ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से उड़ती हुई भाप को देखते हुए बोले कि अरे, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। तो देखिए, शीर्षक इस प्रकार मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। अब देखिए, हम लोग क्यों गए थे, हमारा उद्देश्य क्या था कौसानी जाने का, कि हम बर्फ को निकट से देखें, नेचुरल बर्फ को। अब देखिए, ये उस समय लिखा गया 1970s-80s की बात है, जब यूट्यूब इंटरनेट वगैरह इतना सुलभ नहीं था। आजकल तो क्या है, आप एकदम से अपना फ़ोन क्लिक कर लीजिए और आपको कोई भी दृश्य आप देख सकते हैं, एकदम 3D इमेज आपको मिल जाएगा। लेकिन उस ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं था, जाकर ही देखना पड़ता था। तो हम क्यों कौसानी गए थे, हमारा कौसानी जाने का उद्देश्य क्या था, बर्फ़ को नज़दीक से देखने का। और इसलिए हम नैनीताल से रानीखेत गए और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुंचे। अब ये नैनीताल आपको पता है, ये भी एक हिल स्टेशन है, एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। और ये नाम, ये नैनीताल, ये नाम भी काफ़ी विचित्र है। नैनी यानी ये जो आम के शेप का ये जो ताल है ना, ये दिख रहा है आपको, तो ये नैनी लेक कहा जाता है। और लेक को कोलोकियल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ताल कहते हैं। तो इसका नाम इस प्रकार नैनीताल पड़ा। तो इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम कहाँ पहुँचे, कोसी पहुँचे। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कोसानी। अब कोसी आकर एक डाइवर्शन होता है, एक सड़क अल्मोड़ा की ओर जाती है और एक कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। अब देखिए, रास्ता तो काफ़ी कष्टप्रद था, एकदम सूखा सूखा, और इसीलिए सूखा था, इसलिए कुरूप लग रहा था। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। अब देखिए, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो अक्सर हमारे मन में ये बैठ जाती है धारणा कि काफ़ी हरियाली होगी, देखने में काफ़ी सुंदर होगा, झरने होंगे, पानी दिखेगा। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, एकदम सूखा और इतना कुरूप, और रास्ता भी कितना कष्टप्रद, पानी का कहीं नाम निशान नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो थोड़े से हों तो शायद अच्छे भी लगे,
पर उनका एकारस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। अब आपको पता है माउंटेन एरिया में रास्ते सीधे तो नहीं होते, जैसे मैदानी प्रदेश में होता है एकदम टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो थोड़े से हो तो ओके है, लेकिन इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊपर से पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पर्वत, देखने में भी एकदम कुरूप। तो हमारा मन एकदम से बैठ गया, क्योंकि हम निकले थे कोसानी देखने, और ये क्या देख रहे हैं हम। फिर मचकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखुआ और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। ऊपर से हमारा जो ड्राइवर था, अरे उसने तो परेशान कर दिया, कभी ब्रेक लगाता है, कभी झटका लगा देता है। वो एकदम से लापरवाह ड्राइवर था, उसकी ड्राइविंग एकदम बुरी थी, और तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत उसने कर दी उस ड्राइवर ने। एक तो हाई अल्टीट्यूड पर जा रहा है बस, तो प्रेशर वेरिएशन होता है तो दिक्कत होती है अपन को। ऊपर से ये ड्राइवर भी नौसिखिया था, और ऊपर कोसी पहुंचते पहुंचते सभी मुसाफिरों के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के छप्पर में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस भी। अब देखिए, हम बस से हम उतर गए, हमें कोसानी जाना था, बस तो अल्मोड़ा चली गई, वो ड्राइवर भी एकदम बेकार था। तो हम उतर गए, हमारी तबीयत सुस्त थी, मौसम में उमस थी, और हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमारे शारीरिक रूप से भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन भी एकदम बैठ गया था। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, और जब उसमें प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। अब देखिए, दूसरी गाड़ी में शुक्ल जी उतरे। अब शुक्ल जी को देखकर हमारी जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने ही हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था, और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं थी। उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। अब ये शुक्ल जी एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा राजी खुशी रहते थे, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था, और उनके जैसे एक साथी को मिलना पिछले जन्म के पुण्य हम मानते थे। और उन्होंने ही हमें इनवाइट किया था, उन्होंने ही ये सजेस्ट किया था कि भाई कोसानी एक ट्रिप बनाओ, कोसानी ज़रूर देखना चाहिए। और खुद उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती हमने कभी देखा ही नहीं, और उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान गायब हो गई। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर। अब देखिए, शुक्ल जी को तो हम जानते हैं, हम काफ़ी खुश हुए उन्हें देखकर, पर उनके साथ ये अजीबोगरीब एक आदमी भी उतरा। वो लंबा दुबला था, और उसका हुलिया देखकर ऐसे लगता था कोई बुद्धिजीवी वर्ग का होगा, और कोई थर्मस जैसा कुछ लटकाया हुआ था, या फिर शायद वो कैमरा था या बाइनोकुलर था, पता नहीं चल रहा था। जो भी हो, एक खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा सीकिया शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अब देखिए, मेरी शंका शुक्ल जी ने ठीक पहचान लिया। उन्हें मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चला कि मैं सोच रहा हूँ कि भला ये आदमी कौन है शुक्ल जी के साथ, और इसलिए शुक्ल जी ने उनका परिचय दिया कि ये शहर के एक मशहूर चित्रकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, और उनका नाम है सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। अब सेन के बारे में क्या कहा कि काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, पुरस्कार मिला हुआ है उन्हें, और उस प्राइज मनी से ये ट्रैवल कर रहे हैं, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। उसका स्वभाव काफ़ी मीठा था, और उसके करतब हमें आगे देखने को मिले। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, अब कोसी नदी है, और नदी दिखाई दी, और सारा दृश्य एकदम से बदल गया।
किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। गांव, छोटे छोटे गांव। हिल स्टेशन में, माउंटेनस एरिया में आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कम होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे गांव, मखमली खेत होती हैं। देखो ऐसे इतना सुंदर दिखता है। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। कभी तो होता है कि निर्जन जंगलों से गुजरती थी गाड़ी, चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष होते थे, और कभी तो नदी नाले दिखते थे, उसमें छोटे छोटे पुल दिखते थे। देखने में सब एकदम सुंदर था। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। और वहाँ के जो रास्ते थे टेढ़ी मेढ़ी, एकदम अजगर जैसा लग रहा था, देखिए पाइथन जैसा। और देखिए इस प्रकार के रास्ता सुहावना था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, त्यों त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। अब देखिए, शुक्ल जी हमारे साथ थे, जो उनके साथ जो एक नए मित्र थे सेन जी, वो भी अच्छे थे। हमारा सफ़र अच्छा चल रहा था, सीनरी भी अच्छा आ गया था। लेकिन एक बात का दुख हमें साल रहा था कि इतने तो हम नज़दीक आ गए, कोसी से 18 मील आगे चलाए, अब कोसानी तो सिर्फ 6 मील दूरी पर है। लेकिन कहाँ गया वो अतुलित सौंदर्य जो सभी ने कहा था कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है, एकदम स्वर्ग के समान है कोसानी। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। जब जब मैंने अपने कोलीग से कहा था कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ कोसानी, तो उन्होंने कहा था, भाई लोग तो कहते हैं कश्मीर है स्वर्ग, कश्मीर सुंदर है, कश्मीर की घाटियाँ, वहाँ की वादियाँ, लेकिन मुझे तो कोसानी ज़्यादा पसंद है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था स्विट्ज़रलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। अब देखिए, गांधी जी भी यहाँ रह चुके हैं और उन्होंने भी ये कहा था कि स्विट्ज़रलैंड, एक मिनी स्विट्ज़रलैंड लगता है कोसानी। और यहीं रहकर उन्होंने अनासक्ति योग की पूर्ति की थी। और यहाँ पता है अनासक्ति योग एक आश्रम भी है, देखने लायक यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, फिर बैजनाथ मंदिर है, फिर गुफाएं हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कभी वक्त मिले तो जाइए। ट्रैवलिंग हमें उन्मुक्त कर देता है ना, तो वक्त मिले तो जाइए। इस प्रकार के जो यात्रा विवरण है, जो ट्रैवलॉग है, उसका मकसद ही यही होता है कि पढ़ने वाले हम लोगों के मन में भी उस जगह को देखने की उत्सुकता जगे। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। अब देखिए, मुझे लगा ये नदी सुंदर है, घाटी सुंदर है, चलो खेत गांव सभी सुंदर हैं, लेकिन इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है जितने लोगों ने कर रखा है, जितना हमने सुन रखा है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कोसानी नज़दीक आती गई, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष, और अंत में तो शोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। जैसे जैसे ट्रैवल और बढ़ता जा रहा था, हमारा जो धैर्य है वो छूट रहा था, असंतोष दिख रहा था हमारे मुख पर, अंत में तो हमें गुस्सा भी आ रहा था, और हमारे चेहरे पर ये सभी विकार झलक रहे थे। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। अब शुक्ल जी जो हैं, जो हमेशा प्रसन्न वदन रहा करते हैं, वो समझ रहे थे कि हमारे मन में क्षोभ है, हम अधैर्य हो रहे हैं, हमारे मन में असंतोष है। और वो ये जानते भी होंगे, क्योंकि अक्सर जो कोसानी आते हैं उन्हें ऐसा ही लगता होगा पहले पहल। तो इसलिए शुक्ल जी चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा चौड़ा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगी। अचानक हमारे बस ने एक ऐसा यू टर्न लिया और एक ढाल पर बढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। अब सोमेश्वर की जो घाटी है उसके नॉर्थर्न साइड में एक ऊंची पर्वतमाला है,
उसके बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर आकर बस रुकी। हम लोग बस से उतरे और मंत्र मुग्ध हो सामने का दृश्य देखने लगे। अब जैसे ही कोसानी पहुंचे वहां का दृश्य हमें मंत्र मुग्ध कर गया। मैं सामने की दृश्यावलियों में बिल्कुल खो गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्थूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। अब इतना सुंदर दृश्य था कि मुझे लगा इस पर्वतमाला में किन्नर और यक्ष वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है पुराणों में। आपको पता ही है किन्नर कौन होता है, जो देवलोक में गाया करते थे, गायक हुआ करते थे। और यक्ष कौन है, राक्षसों की ही कैटेगरी है, लेकिन अच्छे राक्षस हैं जो रक्षा करते थे। अच्छा, तो ये किन्नर और यक्ष यहाँ वास करते हैं ऐसे पुराणों में कहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इतना सुंदर जगह है। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखाली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। अब देखिए वहाँ क्या क्या देखने को मिला। 50 मील चौड़ी है यह घाटी, मखाली कालीनों जैसे खेत, हरे मखाली एकदम ग्रीन कारपेट जैसे बिछा हुआ है, और सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल रास्ते, फिर सफ़ेद पत्थरों की कतार किनारों पर, और जो बेलों की लड़ियों सी नदियां आपस में उलझ रही हैं। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपट लूं, आँखों में लगा लूं। अब इन नदी को, ये नदियाँ ऐसे लग रही थी मानो बेल हों। ओके, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना बेल वाले, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं आपस में उलझ जाते हैं, तो ये नदियाँ भी वैसी ही थी। और मेरा मन कर रहा था कि उसे अपने हाथ में उठा लूँ, यहाँ तक कि आँखों में लगा लूँ। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले गए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर, पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। अब सीनरी इतना सुंदर था, कोसानी का दृश्य इतना सुंदर था कि मेरा मन हुआ कि यहाँ जूते पहनकर खड़ा ही नहीं होना चाहिए। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो चप्पल जूते वगैरह उतार देते हैं, अपने आप को पवित्र करके अंदर जाते हैं ना, तो वैसे ही मुझे लगता है इस देवभूमि में खड़े भी होना है तो जूते उतार कर ही खड़े होना है। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने उस घाटी को पार किया, और जहाँ से हरे खेत, गहराती नदियाँ घने वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कुहर में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे, और फिर कुछ नहीं, कुछ दूर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। अब देखिए मेरी निगाहें उस घाटी को पार कर, दूर हरे खेतों को पार कर दूर जाने लगी, जहाँ सफ़ेद बादल, नीले बादल तैर रहे थे, और उन बादलों के बीच मेरी निगाह एक जगह अटक गई। वो क्या है, मेरे मन को अकस्मात एक धक्का लगा कि वहाँ क्या है। धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। बादल तो यहाँ हट रहे हैं, लेकिन अटल सा कुछ खड़ा है। यह छोटा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या, बर्फ तो नहीं है। अब मुझे शंका हुई, अरे ये बर्फ तो नहीं है, अरे ये हिमालय की चोटी की बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है। और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस कत्थूर गांठी के पार वह नगादिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। अचानक मुझे लगा, अरे कोसानी से अगर हम दूर देखें, उस घाटी से उस तरफ देखें, तो वहाँ हिमालय ही तो है, हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं। तो शायद मैंने कहीं बर्फ तो नहीं देखा हिमालय की चोटी पर। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह सामने क्या है, उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। अब देखिए कवि मन है धर्मवीर भारती जी का, उन्हें क्या लगा कि जैसे कोई खिड़की से छोटा बच्चा झांकता है ना, वैसे ही बादलों की खिड़की से एक छोटा सा हिम खंड झांक रहा है।
मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो! शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। जैसे बच्चे खिड़की से झांकते हैं ना, तो माँ पीछे से खींच लेती है, ठीक उसी प्रकार फिर दिखाई नहीं दिया, वो बर्फ की चोटी दिखाई नहीं दी। तो हमें लगा शायद किसी ने अंदर खींच लिया हो, पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। बस उस एक दृश्य ने हमारी सारी खिन्नता, निराशा सब कुछ दूर हो गया। हमारी थकावट पता नहीं कहाँ चली गई। हम सब आकुल हो उठे। किस बात के लिए आकुल हो उठे? हम और देखना चाहते थे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब मुझे लगा कि फिर दिखेगा हिम। तो हम सब आकुल हो उठे, देखने लगे एकटक। सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कोसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। अब शुक्ल जी का जो एक्सप्रेशन था वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हैं, भाई इतने अधीर थे, कोसानी पहुंची नहीं कि मुंह लटका लिया था तुमने। अब देखो, शुक्ल जी शांत थे, लेकिन उनका अभिप्राय, उनकी मुस्कुराहट मुझे ये बता रही थी। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 सैलानी आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। अब जो टूरिस्ट होम था जहां हम रह रहे थे, वहाँ के शेफ़ ने बताया कि भाई आप लोग तो काफ़ी लकी हैं, आप लोग तो आज आए और आज ही आपको बर्फ़ का दर्शन हो गया। यहाँ तो 14 टूरिस्ट लोग एक हफ्ते पड़े रहे, बर्फ़ का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। दुखी होकर वे चले गए। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। अब देखिए, चाय पीने का भी किसी को मन नहीं था, कोई वहाँ से उठना ही नहीं चाहता था, थके हारे थे। और कोई वक्त होता तो फ्रेश होते, जाकर लेट जाते कमरे में, लेकिन नहीं, सभी वहीं बैठे रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर यह बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। हम सब वहीं बैठे देखते रहे और हमें दिखा वो बर्फ की वो श्रृंखला, हिमालय की वो जो नगाधिराज की जो सौंदर्य हमने देखा। और उस समय मुझे क्या लगा, अगर उसे मैं कविता के रूप में व्यक्त कर पाता तो ठीक था। मेरे मन में ये खरोंच नहीं होती, ये दुख नहीं होता, ये पीर नहीं होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिले के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। बस मुझे एक ही बात लगा कि जैसे हम बर्फ़ के सामने खड़े होते ना, तो हमारे माथे में ठंडक लगती है, तो हमारा पूरा शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, एक अच्छा सा फीलिंग होता है। बस मुझे वही लगा और कुछ मेरे लिए संभव नहीं था उस समय। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो क्यों हिमालय जाकर तपस्या करते थे। ये जो साधक हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक अपने कष्टों को नष्ट करने के लिए, अपने ताप को, अपने इनर ताप को, अपने अंदर के दुख को, अपने गर्मी को ख़त्म करने के लिए हिमालय ही क्यों आते थे, आज मुझे पता चला। यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था।
और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिमराशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, इटर्नल स्नो। हिमालय को कुछ विदेशियों ने इसलिए कहा है क्योंकि चिरंतन है, यहाँ कभी हिम खत्म ही नहीं होता। सूरज ढल रहा था और सुंदर शिखरों पर दूर ग्लेशियर, ढाल, घाटियों आदि का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल में इस सोने से बर्फ डंग दरों में सिर्फ बर्फ ही अंधंड हू करते हुए बहते रहे हैं। अब मेरे मन में आया कि यहाँ किसी मानव ने पांव रखा है या नहीं हिमालय में, फिर केवल बर्फ की हूँ स्वर ही यहाँ गूंजता है। ये कितने सालों से ये यहाँ खड़ा है, तभी तो इसे चिरंतन हिम कहा जाता है। ये सब बातें मेरे मन में उठने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। अब देखिए, जो बर्फ पहले सफ़ेद, रुपहला, नीला रंग का था, अब देखिए कमल के लाल फूलों के जैसे दिखने लगा। देखो ऐसे जब सनसेट होता है तो सूरज की किरणें कैसे होती हैं, रेडिश ऑरेंजिश टिंज होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन हिमालय पर भी पड़ता है। घाटियाँ गहरी नीली हो गई, अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लग गए। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हो। अब देखिए, हम सब एकदम शांत थे। ऐसा लग रहा था हमारा कुछ खो गया है या फिर हमें कुछ मिल गया है। जो भी हो, हिमालय के दर्शन के बाद हम एकदम से साइलेंट हो गए थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब कुछ शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देख कर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा, और मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जागता। अब देखिए, इतने बड़े कवि हैं, एकदम से कुछ भी नहीं आ रहा इनको। इतना अच्छा दृश्य देखा, इस दृश्य को देख कर कवियों ने क्या क्या लिख डाला, लेकिन मैं हूँ कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति छोड़िए, एक शब्द भी नहीं मेरे मन में जाग रहा है। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। अब देखिए, मैं चुप था, मेरी चिंतन शक्ति मानो नष्ट हो गई थी, मेरी साहित्यिक प्रतिभा मानो नष्ट हो गई थी। मैं कुछ नहीं लिख पा रहा था, एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि थी। मेरे मन में कुछ ऐसी भावना जग रही थी कि मैं भी इन हिम शिखरों के समान ही उसी स्तर पर, मेरी मानसिक पटल उसी स्तर पर, मेरी विचारधारा उसी स्तर पर ऊंचा उठ रही थी। लगा वह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे, छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे? और मुझे ऐसा लगा हिमालय मेरा बड़ा भाई है, मानो मुझे कुंठित और लज्जित देखकर वो मुझे स्नेह से चैलेंज कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती दे रहा है कि हिम्मत है तो ऊंचा उठ, मेरे जैसे अटल हिमालय की तरह तू भी ऊंचा उठ। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अब देखिए, सेन जो है काफ़ी मजाकिया थे, वे रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो हम सब सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब
हम तो आश्चर्यचकित हैं कि भगवान के क्या क्या कारनामे इस हिमालय में होते रहते हैं। वो बच्चों की तरह चंचल थे और चिड़ियों की तरह चहकते हुए बोले, भाई साहब, हम तो आश्चर्यचकित हैं कि भगवान के क्या क्या कारनामे इस हिमालय में होते हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, मैं भले प्रकार से हिमालय देखूंगा। अब देखिए, हम देख ही रहे थे कि वो एकदम सिर के बल खड़े हो गए, शीर्षासन करने लगे और पूछने पर बोलते हैं कि मैं भले प्रकार से हिमालय देखना चाहता हूँ। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज हैं और कहने लगे, वे सब प्रतिभाशाली लोग सिर के बल खड़ा होकर दुनिया को देखते हैं, इसी से मैं सिर के बल हिमालय देखता हूँ। बाद में पता चला कि ये शीर्षासन में क्यों खड़े थे। उन्हें जो आर्टिस्ट थे, वो तो मुंबई में मॉडर्न आर्ट वाले होते हैं ना, जो मॉडर्न आर्ट होता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बनाया है, उटपटांग लगता है। तो सेन कहते हैं कि वो तो सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं, इसलिए उनका पेंटिंग ऐसा होता है। तो तब हमें पता चला कि वो मजाक उड़ा रहे थे उन मॉडर्न आर्ट वालों के। दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। अब दूसरे दिन हम कहाँ पहुँचे? बैजनाथ मंदिर, वो भी एक पिलग्रिम प्लेस है और वहाँ गोमती नदी बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। और गोमती में क्या है? हिमालय का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हिमालय की बर्फीली चोटियाँ गोमती में बह रही हैं। पता नहीं इन शिखरों पर कब पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर के भेंटा उसमें डूबा रहा। अब देखिए, मैं कैसे पहुँचूँ हिमालय तक ये मैं नहीं जानता, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर के भेंटा उसमें डूबा रहा। गोमती की नदी में जो रिफ्लेक्शन था उसी में मैं रम गया। मैं हिमालय तो नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरा मन हिमालय से भर गया। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले की बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। अब देखिए, जब पान की दुकान पर हम खड़े थे, मेरे मित्र जब ठेले पर ले जाने वाले बर्फ़ को देखकर उन्हें अचानक हिमालय की याद आती है, तो उस समय मुझे उनका नॉस्टैल्जिक फीलिंग मालूम नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चला, वे बर्फ़ की ऊंचाइयां बार बार मुझे बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को ही देख कर मन बहला लेते हैं। अब देखिए, हमारा मन कई बार होता है कि हिमालय के घाटियों में जाऊं, वहाँ रहूं, लेकिन हम तो रह रहे हैं शहर में और चौराहों पर खड़े होकर ठेले पर ले जाने वाले बर्फ़ को देखकर ही आत्मसंतुष्टि पा लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबहू कहो यहीं रहनी रहोगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। महाकवि तुलसीदास जी ने कभी इन्हीं बर्फ को देखकर कहा होगा कि कबहू कहो यही रहनी रहोगो, क्या मैं यहीं रहता रहूँगा, वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर मैं रह भी सकूँगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूँ, नहीं बंधु जाऊँगा, मैं फिर लौटकर वहीं जाऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मेरा मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। संदेश भेजने का मन होता है कि मैं फिर लौट आऊँगा उन्हीं ऊंचाइयों पर, हिमालय की ऊंचाइयों पर, मेरा मन तो वहीं रमता है, मैं करूँ तो भी क्या करूँ। तो आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया ये जो यात्रा विवरण है। कोसानी हो आए हम, रानीखेत से होकर मचकाली, नैनीताल, अल्मोड़ा सभी का दर्शन हमने कर लिया। ओके, सो अगले अपलोडिंग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।